अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं वही हमारे पास डिसऑर्डर ऑफ द स्केलेटन। यानी हमारा जो स्केलेटन है, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, उनके साथ कौन से मामलात होते हैं, किस तरह से वो ठीक से काम नहीं कर रहा होता। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स अफेक्ट द स्केलेटल सिस्टम। एक नहीं बल्कि कई सारे डिसऑर्डर्स हैं जो स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। लेकिन लिखा हुआ है हाउएवर सम ऑफ द कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम आर डिस्क स्लिप, स्पॉन्डाइलोसिस, सियाटिका एंड अर्थराइटिस। लेकिन हम यहाँ पर चार को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जो बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो वो चार डिसऑर्डर्स हमारे पास कौन से हैं? डिस्क स्लिप हो गया, उसके अलावा स्पॉन्डाइलोसिस हो गया, सियाटिका हो गया और अर्थराइटिस हो गया। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बुक की तरतीब के हिसाब से देखेंगे तो स्पॉन्डाइलोसिस को पहले दिखाया गया है, फिर सियाटिका को और फिर डिस्क स्लिप को दिखाया हुआ है। लेकिन हम लोग पहले डिस्क स्लिप को कवर करेंगे क्योंकि बाकी के दो डिसऑर्डर्स जो पहले वाले हैं वो इसी के साथ रिलेटेड हैं। तो डिस्क स्लिप को डिस्कस करने के बाद हम लोग फिर बाकी वाले टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्क स्लिप की बात करें तो इसके हवाले से लिखा हुआ है द वर्टिब्रा आर कशन्ड बाय कार्टिलेजिनस डिस्क। वर्टिब्रल कॉलम हमने कहा हुआ है वो कई सारे वर्टिब्रा पर कंसिस्ट करता है, यानी वर्टिब्रल कॉलम में बोन्स मौजूद होती है जिन्हें हम वर्टिब्रा कह रहे होते हैं, जिनका तादाद 33 होता है। तो एक मिसाल ये वर्टिब्रा है, दूसरा ये वर्टिब्रा है और तीसरा ये वर्टिब्रा है। तो इस तरह से 33 वर्टिब्रा हैं और उन वर्टिब्रा के बीच में कार्टिलेज के कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम कार्टिलेजिनस डिस्क कह रहे हैं या जिन्हें हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। इंटर मतलब बीच में, वर्टिब्राई के बीच में जो डिस्क है उन्हें इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहा जाएगा। इन डिस्क का काम क्या होगा? लिखा हुआ है दिस डिस्क एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर्स। अगर कोई वजन जो है वो स्केलेटल सिस्टम में यहाँ वर्टिब्रल कॉलम में इन्हें वर्टिब्रा पर लगेगा तो उसे शॉक को, उस फोर्स को वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एब्जॉर्ब करने का काम कार्टिलेज का होगा ताकि ज्यादा फोर्स इन वर्टिब्रा पर ना लगे, वो डैमेज ना हो। तो ये जो है प्रोटेक्ट करते हैं वर्टिब्रा को। हमारे डेली काम होंगे जैसे वॉकिंग हो गया, लिफ्टिंग हो गया, रनिंग हो गया, कोई चीज उठाना हो गया, भागना हो गया, चलना हो गया, तो इस पर वर्टिब्रल कॉलम पे प्रेशर लगता है। हम नमाज पढ़ेंगे तब भी वर्टिब्रल कॉलम पर प्रेशर लगेगा। अब वर्टिब्रल कॉलम पर प्रेशर लगेगा लेकिन उस प्रेशर को, उस फोर्स को एब्जॉर्ब करना इन कार्टिलेज की डिस्क का काम होगा, जिन्हें हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कह रहे हैं। मज़ीद लिखा हुआ है ईच डिस्क हैज टू रीजन्स। हर डिस्क के दो हिस्से होते हैं। अगर एक डिस्क हमारे पास मौजूद है तो एक ये इसका आउटर रीजन होगा जो कि बना हुआ होता है कार्टिलेज का, और वो टफ रीजन होगा, टफ आउटर रीजन। और इनर जो है वो सॉफ्ट जेलेटिनियस रीजन होगा। इसके अंदर जो रीजन मौजूद होगा वो सॉफ्ट और जेली लाइक रीजन मौजूद होगा। एनी इंजरी और वीकनेस कैन cause द इनर पोर्शन टू protrude बाय ब्रेकिंग द आउटर edge। अगर कोई भी इस डिस्क को डैमेज हो जाता है तो डैमेज की वजह से जो अंदर का जिलेटेनियस मटेरियल है वो बाहर निकल आएगा और बाहर निकलकर उसे हम हेरिनेटेड या प्रोलेस्ड डिस्क कहेंगे। ऐसी डिस्क जिसके अंदर जिलेटिनियस मटेरियल बाहर निकलकर आ चुका है उसे प्रोलेस्ड या हेरिनेटेड कहा जा रहा है। और अगर पूरी की पूरी डिस्क अपनी जगह से स्लिप हो चुकी है, अपनी जगह से आगे या पीछे हो चुकी है, तो इसे हम स्लिप्ड डिस्क कहेंगे। तो अगर हम देखेंगे किस तरह से ये होगा तो हमें कुछ और तस्वीरें देखनी पड़ेंगी, वहां से हमें समझ आ जाएगा। इस तस्वीर के अंदर आप देखेंगे कि ये वर्टिब्रा है और दूसरा ये वर्टिब्रा है। इन दोनों के बीच में जो डिस्क मौजूद है वो अपनी जगह से थोड़ा सा आगे हो चुकी, तो इसको भी हम स्लिप्ड डिस्क कहेंगे। उसके अलावा यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये डिस्क आगे की तरफ हो चुकी है और यहाँ ये जो नर्व्स मौजूद हैं इससे नर्व के ऊपर प्रेशर लगा रही है। तो डिस्क स्लिप जब होती है तो उसका बड़ा मसला ये होता है कि वो नर्व्स पर प्रेशर लगाती है। नर्व्स को फिर जो है मामलात मुश्किल हो जाते हैं। नर्व्स पर जब प्रेशर पड़ेगा, नर्व्स की वर्किंग जो है, नर्व्स का जो फंक्शन होगा, नर्व्स हमारी बॉडी के किसी पार्ट के साथ कनेक्टेड होती हैं। मिसाल टांग के साथ कोई नर्व कनेक्ट है, अगर टांग के साथ नर्व कनेक्ट है वो दब रही है तो फिर टांग ही हमारी पूरी सुन हो जाएगी और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा पेन भी हमें देखने को मिलेगा। यहाँ भी देखेंगे तो 3D स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है ये तो वर्टिब्रा है, बीच में ये डिस्क मौजूद है और ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है और उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड में से ये नर्व्स निकली हुई हैं। लेकिन होता ये है कि डिस्क का आगे चला जाना इस नर्व्स पर प्रेशर लगाएगा जिससे नर्व्स का फंक्शन जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वही बातें यहाँ पर लिखी हुई है, दिस रिजल्ट्स इन सेवर पेन। काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस होगा जब हमारी नर्व्स दबी जाएंगी। उसके अलावा एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट,
इंसान को बहुत ही बेचैनी, बहुत ही बुरा लगेगा उस सूरत के अंदर, क्योंकि वो कोई भी काम नहीं कर पा रहा होगा। डिस्क स्लिप तो होती तो महीनों तक इंसान को या लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअसली उसे रेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा। खड़ा होगा तो दोबारा से वर्टिब्रल कॉलम पर प्रेशर लगेगा, डिस्क पर प्रेशर लगेगा, वो और ज़्यादा स्लिप होगी और ज़्यादा वो नर्व्स पर प्रेशर लगाएगी। तो लिखा हुआ इफ द स्लिप्ड डिस्क कंप्रेस वन ऑफ द स्पाइनल नर्व्स, अगर ये डिस्क स्पाइनल नर्व्स को, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को कंप्रेस करेगी, दबाएंगी, द विक्टिम में आल्सो एक्सप्रेस नबनेस, इंसान को नबनेस यानी कि इंसान की बॉडी सुन्न हो जाएगी, एंड पेन अलोंग द अफेक्टेड नर्व, और वो नर्व जहां जहां जाएगी तो वहां पेन महसूस होगा। मिसाल के तौर पर अगर नर्व हमारे हाथ के साथ कनेक्टेड है तो पूरे हाथ वाले रास्ते में हमें पेन देखने को मिलेगा। मजीद लिखा हुआ है पेन दैट एक्सटेंड टू आर्म्स और लेग्स, ये पेन आर्म्स में या लेग्स में चला जाएगा, एंड नेवर सेटल्ड इन एनी पोस्चर ऑफ द बॉडी, और अगर हम किसी भी बैठे रहें वो दर्द खत्म नहीं होगा। तो हमारा नर्व्स का दबना, जब तक नर्व्स दबी रहेंगी पेन खत्म नहीं होगा, फिर चाहे हम बैठे रहें, चलते रहें, कैसे भी रहें, हमारा पेन सेटल नहीं हो पाएगा। अब इसी से रिलेटेड हम डिसऑर्डर्स को जिक्र करते हैं, जैसे कि हमारे पास मौजूद है स्पॉन्डाइलोसिस। तो इसके बारे में बात करेंगे तो लिखा हुआ है स्पॉन्डाइलोसिस इज एबनॉर्मल और डिजेनरेटिव चेंजेस इन द वर्टिब्राई, अगर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो वर्टिब्राए हैं, वर्टिब्राए डिजेनरेट हो जाएं यानी कि वो टूट जाएं, या वर्टिब्राए के अंदर चेंजेस आ जाएं, तो वर्टिब्राए के अंदर चेंजेस आने वाली जो बीमारी है वो स्पॉन्डाइलोसिस होती है। अब इसके अंदर क्या होगा तो लिखा हुआ है दीज चेंजेस में डेवलप एबनॉर्मल आउटग्रोथ, इस पर नैरोइंग द गैप बिटवीन एडजेंसेंट वर्टिब्रा एंड डिजेनरेशन ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तीन चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तीन चीजें वो कौन सी होगी? एक तो होगा कि वर्टिब्राए ज्यादा बढ़ जाएंगे। वर्टिब्राए का ज्यादा बढ़ जाना ये स्पर कहलवाएगा। जब वर्टिब्राए ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि जो इंटरकोस्टल डिस्क होगी वो कंप्रेस होंगी और उनको आगे डिस्क स्लिप भी करा सकता है। ये बोन, बढ़ी हुई बोन जो है आगे डिस्क स्लिप भी करा सकती है, जिसकी मदद से फिर हमारी नर्व्स भी प्रेस हो सकती हैं। तो दो बोन्स के बीच में गैप खत्म होगा, लिखा हुआ नैरोइंग द गैप बिटवीन वर्टिब्राई एंड डीजनरेशन ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो भी डीजनरेट होंगी। एज के साथ भी ये मामला हो सकता है, एज के साथ भी इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो डीजनरेट हो सकती है, वरना बोन के बड़े होने से तो ये डिस्क जनरेट होंगी ही। और ये कौन से हिस्सों में ज्यादा देखने को मिलेगा तो लिखा हुआ इट अकर्स इन सर्विकल स्पाइन। नेक के पास जो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है, वर्टिब्रा मौजूद है, वहां पर होगा। थोरेसिक में भी हो सकता है और ल्यूम्बर वर्टिब्रा के अंदर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लिखा हुआ है कि ल्यूम्बर स्पॉन्डाइलिसिस एंड सर्विकल स्पॉन्डाइलिसिस आर मोस्ट कॉमन। सर्विकल रीजन पर और ल्यूम्बर रीजन पर जो वर्टिब्रा मौजूद है वहां पर ये बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। तस्वीर में देखते हैं, वहां से समझ आ जाएगा किस तरह से मामला होगा। आप यहाँ पर डिजेनरेशन देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि बोन स्पर्स डेवलप हुए पड़े। बोन स्पर मतलब कि बोन ज्यादा डेवलप हो चुका है। जब बोन ज्यादा डेवलप हो चुका है, इंटरकोस्टल मसल जो है बीच में मौजूद वो दब रही है और नर्व पर प्रेशर लग रहा है, जिससे नर्व भी प्रेस हो रही है, यानी कि यहाँ पर भी हमें डिस्क स्लिप देखने को मिल रही है। उसके अलावा हमने कहा कि ज्यादा कॉमन कहाँ होगा? सर्विकल रीजन यानी गले में होगा, और उसके अलावा दूसरा ये ल्यूम्बर रीजन में होगा। अब दो वर्टिब्रा के बीच के अंदर गैप खत्म हो चुका होगा। जब दो वर्टिब्रा ज्यादा करीब आ चुके हैं, जैसे आप देखेंगे एक ये वर्टिब्रा है, दूसरा ये वर्टिब्रा है, बोन्स ज्यादा ग्रो हो चुकी हैं, तो ज्यादा बोन्स की ग्रो होने की वजह से इनके बीच में जो गैप होना चाहिए था बोन्स के बीच में, वो गैप जो है खत्म हो चुका है। तो डिस्क ज्यादा नैरो भी हो चुकी है, वर्टिब्रा ज्यादा करीब आ चुके हैं। जब गैप कम हो चुका है, डिस्क प्रेस हो रही है, तो इसका एक सॉल्यूशन ये होगा, आपने देखा है कुछ लोग जो होते हैं अपनी गर्दन वाले पास कुछ हार्ड व्हाइट कलर का कॉलर लगाते हैं। ये कॉलर जो होता है उनके वर्टिब्रा को जुदा रखने में मदद करेगा। वर्टिब्रा आगे आगे रहेंगे, उनका गैप मेंटेन रहेगा। तो आगे वही बात लिखिए, डीजनरेशन ऑफ वर्टिब्रा रिजल्ट्स इन कंप्रेशन ऑफ नर्व्स। अगर वर्टिब्रा डीजनरेट होंगे, स्पर्स डेवलप होंगे, तो नर्व्स कंप्रेस होंगी, विच कैन कॉज सिम्टम्स सच एज पेन, और नर्व्स के कंप्रेस होने से पेन महसूस होगा, नंबनेस यानी कि हमें जो है सुन्नपन महसूस होगा, हमारी बॉडी सुन्न हो जाएगी, टिंगलिंग महसूस होगी। टिंगलिंग का मतलब ये कि हमें हाथों में अलग तरह की खुजली महसूस होगी, अलग तरह की हमें लगेगा सुइयां महसूस होंगी, जो कि हमें लगेगा कि टच हो रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें भी हमें महसूस होंगी। वैसे भी हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा नर्व्स खुद से ही कंप्रेस हो रही होती, तो ये सुइयों का एहसास हमें महसूस हो रहा होता है कि हाथों में कोई चीज़ चुभ रही है।
अब हम एक और डिसऑर्डर का जिक्र करते हैं जो कि है सियाटिका। तो सियाटिका भी हमने कहा है ये भी इन्हीं डिस्क स्लिप की वजह से होगा। तो लिखा हुआ है सियाटिका इज द कंप्रेशन और इंजरी टू द सियाटिक नर्व। अगर सियाटिक नर्व पर कोई नुकसान आ रहा है, अब वो सियाटिक नर्व डैमेज हो गई तब भी सियाटिका होगी, या सियाटिक नर्व कंप्रेस होगी तब भी जो है ये सियाटिका होगी। सियाटिक नर्व क्या है? नर्व्स हमने कहा है स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में जाती है। तो सियाटिक नर्व भी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के कौन से रीजन में से ये निकलेगी? तो बुक में आप तस्वीर में देखेंगे तो ये हमारे हिप रीजन से निकलती है सियाटिक नर्व, और ये हमारी नी तक जाती है। नी तक आने के बाद ये आगे चल करके मजीद कुछ नर्व्स में डिवाइड हो जाती है, फिर ये टांगों तक चली जाती है। तो हमारी पूरी टांग की मूवमेंट को कंट्रोल करना इसी सियाटिक नर्व का काम होता है। और दूसरी बात ये भी है कि सियाटिक नर्व लॉन्गेस्ट और थिकेस्ट नर्व होती है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी और सबसे मोटी नर्व ये सियाटिक नर्व होती है। और ये किस तरह से शुरू होती है? तो लिखा हुआ इट इज मेड अप ऑफ 5 नर्व रूट्स। स्पाइनल कोड से जो शुरुआती हिस्सा निकलता है नर्व का उसे नर्व रूट कहते हैं। तो 5 नर्व रूट जो है वो स्पाइनल कोड से निकलते हैं और वो मिलकर के राइट और लेफ्ट साइटिक नर्व बनाते हैं। यानी कि 5 जो है नर्व्स एक रास्ते से निकलेंगी और 5 नर्व्स दूसरे रास्ते से निकलेंगी, दूसरी नर्व रूट बनाएंगी और वो सारी मिलकर के सियाटिक नर्व बनाएंगी जो दोनों टांगों में जाएगी, एक इस टांग में तो दूसरी इस टांग में जाएगी। इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं ये हमारे पास नर्व रूट्स बनी हुई है जो कि ओरिजिनेट हुई रही है यहाँ पर इस रास्ते में से, और फिर ये पेल्विक रीजन यानी कोक्सल बोन्स वाले रास्ते से होते हुए, हिप रीजन से होते हुए ये हमारी एक टांग में जा रही है। तो इसी तरह से ये एक टांग में कुछ हमारे पास जाएंगी, दूसरी टांग में भी इसी तरह से नर्व रूट्स निकलेंगी और फिर वो दूसरी टांग में जा रही होंगी। तो इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड में से हमारी ये सियाटिक नर्व डेवलप होती है। आगे वही बात लिखी हुई है सियाटिक नर्व रन थ्रू द हिप्स एंड गोज डाउन द लेग्स। ये हिप रीजन से यानी कि पेल्विक रीजन से शुरू होती है, यानी यहाँ से शुरू होगी और फिर नीचे लेग की तरफ जाएंगी, एंडिंग जस्ट बिलो द नी, देन ब्रांचेस इनटू अदर नर्व्स। नी पर पहुंचेगी जैसे, फिर उसमें से नी पर पहुंचने के बाद उसमें से फिर और मजीद ब्रांचेस निकल आती हैं विच कंटिन्यू डाउन टू द लेग एंड इनटू द फुट एंड टोइज, जो कि फिर टांग में और हमारी टॉयज में यानी कि हमारी उंगलियों तक ये चली जाती हैं। अब अगर ये बीमारी होगी सियाटिका, यानी कि जब डिस्क स्लिप होगा और सियाटिक नर्व प्रेस होगी तो इसके अंदर क्या मामला होंगे? तो लिखा हुआ है द मेन सिम्टम ऑफ सियाटिक पेन ओरिजिनेट इन द लोअर बैक। लोअर बैक यानी जहां से ये सियाटिक नर्व ओरिजिनेट हो रही है वहां पर प्रेस होंगी तो वहां पर दर्द महसूस होगा, एंड रेडिएट डाउन द लेग, और ये दर्द जो है पूरी सियाटिक नर्व जहां जा रही है वहां तक महसूस होगा, यानी कि टांग में भी बहुत ज्यादा दर्द महसूस होगा। सियाटिका कैन कम ऑन सडनली और ग्रेजुअली। अचानक से ये बीमारी आ सकती है, यानी अचानक से हमारी नर्व दब गई, सडनली नर्व के प्रेस होने से ये हो सकती है, आहिस्ता आहिस्ता से नर्व को डैमेज हो गया तब भी ये बीमारी डेवलप कर सकती है। तो आहिस्ता आहिस्ता से अगर नर्व डैमेज हो रही है तब हमारे पास ग्रेजुअली सियाटिका हो सकती है, या अचानक से नर्व प्रेस हो गई तभी भी ये हमारे पास बीमारी हो सकती है। नर्व के प्रेस होने की वजह हमने बयान किया डिस्क स्लिप होगी, तो ये इसका काज अलग अलग हो सकता है। अब हम जिक्र करते हैं अर्थराइटिस का। अर्थराइटिस इन तीनों बीमारियों से अलग होती है। अर्थराइटिस की बात करें तो इसका क्या मामला लिखा हुआ है? अर्थराइटिस इज द डिजीज दैट अफेक्ट्स जॉइंट्स। ये जॉइंट्स में होगी। इट यूजुअली इन्वॉल्व इन्फ्लेमेशन और डीजनरेशन ऑफ द जॉइंट। इस बीमारी के नतीजे में या तो जॉइंट के गिर्द सूजन हो जाएगी या फिर जो जोड़ होते हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे, यानी कि हमारे जोड़ जो है वो टूटना शुरू हो जाएंगे। अब इसके अंदर जब जॉइंट्स हमारे टूटेंगे तो क्या होगा? इट काजेस पेन एंड इन्फ्लेमेशन मेकिंग इट डिफिकल्ट टू मूव और स्टे एक्टिव। बहुत दर्द जोड़ों में महसूस होगा, जोड़ों के गिर्द इन्फ्लेमेशन सूजन होगी, और उसके अलावा सूजन की वजह से, दर्द की वजह से या हमारे जॉइंट सख्त हो जाएंगे जिस वजह से हम लोग मूव नहीं कर पाएंगे, हमारी मूवमेंट में प्रॉब्लम होगा और एक्टिव रहना भी मुश्किल हो जाएगा, कोई काम ही हम नहीं कर पाएंगे, मसल से मूवमेंट से ही हमारे काम होते हैं। मज़ीद लिखा हुआ है देयर आर मेनी टाइप ऑफ अर्थराइटिस। 100 से ज़्यादा अर्थराइटिस की किस्में हैं और हर किस्म का अलग वजह होगी, अलग निशानियां होंगी। और उसके अलावा मज़ीद लिखा हुआ है एंड दे मे नीड डिफरेंट ट्रीटमेंट। हर अर्थराइट को अलग अलग इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसके अलावा मज़ीद अगर देखेंगे तो कौन सी अर्थराइट से सबसे ज़्यादा, जो अर्थराइट सबसे ज़्यादा होती है उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं और आमतौर पर ये बूढ़े लोगों में होती है। तो लिखा है व्हाइल अर्थराइट यूजुअली अफेक्ट्स द ओल्डर अडल्ट्स इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब इसमें क्या होगा? इस बीमारी के अंदर जो कार्टिलेज है वो टूट जाता है
और कार्टिलेज को टूटने की वजह क्या होती है? कार्टिलेज पे दबाव पड़ता है। कोई इंसान मोटा ज़्यादा है तो उसकी बॉडी का वज़न, बोन्स का वज़न कार्टिलेज पे पड़ेगा, कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, टूट जाएगी। अब जैसे हम देखेंगे हमारे पास ये नॉर्मल बोन मौजूद है पहली तस्वीर में। कार्टिलेज भी मौजूद है सही सलामत। यहाँ कार्टिलेज टूटी हुई है जिसकी वजह से बोन्स आपस में ज़्यादा करीब आ चुके हैं, फिर इनमें रगड़ भी होगी। कार्टिलेज का टूटना, कार्टिलेज का डीजेनरेट होना, कार्टिलेज का ब्रेक डाउन हो जाना, ये दरअसल होता है हमारे वजन के साथ, स्ट्रेस के साथ। बार बार स्ट्रेस लगेगा, जोर लगेगा, कार्टिलेज पर टूटेगी। और उसके अलावा बात करेंगे सबसे ज्यादा कॉमन यही अर्थराइटिस होती है। अगर पूछा जाए सवाल कि विच वन इज द मोस्ट कॉमन अर्थराइटिस, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस। उसके अलावा एक और अर्थराइटिस की किस्म है एनकिलोसिंग स्पाइंडाइलिटिस। अब इसके बारे में लिखा हुआ ये भी अर्थराइटिस, लेकिन कहाँ होती है? स्पाइन के अंदर होती है, यानी कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है, हमारे बैक के अंदर ये मौजूद होती है। उसके अलावा लिखा हुआ है एक और बीमारी जिसका नाम है गाउट। गाउट क्या होती है? लिखा हुआ है डिजीज दैट कॉज हार्ड क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड टू फॉर्म इन द जॉइंट्स। अगर जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आ जाएं और वो जॉइंट को ब्लॉक कर दे, जॉइंट को इमूवेबल बना दे, तो ये कंडीशन हमारे पास गाउट कहलवाती है। रीमेटोइड अर्थराइटिस, ये हमारे पास एक और अर्थराइटिस की किस्म होती है। और ये अर्थराइटिस की किस्म कैसे होती है कि इम्यून सिस्टम जो है हमारा, जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं डब्ल्यूबीसी जो हैं, ये हमारे खुद के जॉइंट्स पर हमलावर हो जाएं। जॉइंट्स के अंदर जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उससे डिस्ट्रॉय कर दे पूरे जॉइंट को, फिर ये खराब कर देते हैं हमारे पास इम्यून सिस्टम के सेल्स, और ये हमारे पास रीमेटोइड अर्थराइटिस कहलवाती है। अब इसके अंदर ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि हमारे डब्ल्यूबीसी जब ज़्यादा हो जाते हैं फिर वो हमारे मुख्तलिफ सेल्स को हमला करना शुरू कर देते हैं, तो उस काज के अंदर हमारे पास रीमेटोइड अर्थराइटिस भी हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ तस्वीरें हैं जिसके अंदर रीमेटोइड अर्थराइटिस भी दिखाई हुई है। फिर कार्टिलेज भी इस तरह आपको नज़र नहीं आ रही, और इन्फ्लेमेशन भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है इन जॉइंट्स की गिर्द में। तो ये रीमेटोइड अर्थराइटिस। और साइनोवियल मेम्ब्रेन तो खत्म हो चुकी होगी क्योंकि साइनोवियल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अर्थराइटिस के अंदर हमारा जो मामला होगा, इंसान जो है मूव नहीं कर पाएगा, मूवमेंट उसकी रिड्यूस हो जाएगी। उससे, जिसे हम लोग आमतौर पर ओल्ड एज में देखते हैं, लोगों से सजदे भी नहीं हो रहे होते, झुक भी नहीं सकते, सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाते। तो ये सारे मामला हमारे पास अर्थराइटिस के नतीजे में हो रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।